गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशि भूषण अग्रवाल, फिज़िक्स फैकल्टी टीम कंपटीशन, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी कि सर क्लास 9 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की शुरुआत करिए, हमें पढ़ना है। क्लास 9 से रिलेटेड फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने जब ये डिमांड करी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों की हेल्प करी जाए और क्लास 9 से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है टर्म 2 का जो हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के अंदर, वो ग्रेविटेशन चैप्टर के रिलेटेड है बेटा। बात ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी बड़ा पढ़ा होगा और बड़ी फेमस थ्योरी है। आपको पता है कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन के फिनोमेना को डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था। ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी जानकारी हासिल करी है। हुआ क्या था एक्चुअली में, हुआ यही था कि न्यूटन साहब एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे साहब, और वो बैठ के अपना टाइम पास कर रहे थे। उनके सर के ऊपर एप्पल गिर गया। अब एप्पल गिर गया तो साहब उन्होंने सोचा ये एप्पल नीचे क्यों आया है, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। और इस तरह से उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ को डिस्कवर किया, और बहुत ही फेमस लॉ है, और जिससे सारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो इसी लॉ से गवर्नड होती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं, एक डेफिनेशन छोटी सी लिख देते हैं कि ग्रेविटेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या। तो ये तो सबसे पहली चीज़ जो है, इट इज़ द फिनोमिना। ये एक फिनोमिना है, ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ attracting certain bodies. It is the phenomena of attracting certain bodies की जगह इसको हम थोड़ा सा और अच्छे रिफाइंड तरीके से लिख देंगे। It is the phenomena of attraction लिखेंगे। Attraction by one body to another body. It is the phenomena of attraction by one body to another body of यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं सब एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स जिससे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। और या तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, या सिंपली कई बार हम ग्रेविटी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और या कई बार आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी जब शब्द आता है तो वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। आहा, इसको ऐसा करते हैं, लाल कलर से अंडरलाइन कर दें। नहीं, हरे कलर से करेंगे। लाल कलर को ज़्यादा चुभता है भाई आँख में, अरे क्या हो जाता है। हाँ, ये बात ऐसे करेंगे, ये देखिए, है ना। तो ये तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अलग अलग किताब में थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है, कोई बात नहीं, कि हमने जनरलाइज डेफिनेशन दे दी, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो डिस्कस करने वाली है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी के बारे में हम बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं
और इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं। इसको सिंपली इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। तो हम ये भी लिख दें, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से थोड़ा सा चीज़ें उससे बेटर ये है कि इसको हम ये भी लिख दें, जिसको आप कॉमनली जानते हैं एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना बेटा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही बात है, बस नाम ही है ना। हम लोग कॉमनली, क्योंकि ये लॉ न्यूटन ने डिस्कस किया था, डिस्कवर किया था, तो इसीलिए हम न्यूटन के नाम से इसको पढ़ते हैं। चलिए, क्या कहता है पहले इसको समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन वगैरह लिखवा देंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। पहले इस लॉ को समझते हैं, ठीक है। चलिए, लॉ को समझने के लिए एक क्या करते हैं, ये दो हम क्या ले लेंगे, हेवनली बॉडीज ले लेंगे। अब आप जानते हैं कि हेवनली बॉडीज का मतलब भैया कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई ऐसा स्टार हो सकता है। तो ये दो हेवनली बॉडीज ले ली हमने, ठीक है। अब जरूरी चीज क्या है बेटा, इनके पास मास का होना जरूरी है। तो हमने इसका मास यहां पे क्या ले लिया, m1 ले लिया, मतलब इसका मास ले लिया, और इसका मास m2 ले लिया, है ना बेटा। मास जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तभी होगी जब दो बॉडीज के बीच में उनके पास उनका मास होगा। तो m1 और m2 इनके मासेस हो गए, दो बॉडीज हो गई। अब होगा क्या, इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस बना लेते हैं, ये डबल एरो से बना लिया। ये इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने r कह दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज हो गई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको F से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब अगर इनका मास m1 है और इसका m2 है, तो दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, यानी कि मासेस जितना ज्यादा होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जिसको हम कहते हैं r स्क्वायर। r यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होने लगेगी बेटा, कम होने लगेगी। ठीक है, ये तो एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड चीजें हैं। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगले पेज पे चलते हैं और इसकी एक डेफिनेशन सबसे पहले तो लिखते हैं। क्या है हमारे पास, ये हमने पहले तो लाइन खींच दी और बीच में बोर्ड का पार्टीशन कर दिया, मज़ा आ गया। आइए अब हम इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा ये पीछे तो हमने लिख ही दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये क्या कहता है, तो ये हम लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट स्टेट्स दैट क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, दो पार्टिकल्स कह लीजिए, बॉडी कह लीजिए, पार्टिकल्स ऑब्लिक बॉडी, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स या बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यही है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यही देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन जब हम करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और नीचे हो गया आर स्क्वायर। और फिजिक्स में एक नियम जानते हैं कि बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसको कैपिटल जी कहते हैं। ध्यान रखिए, कैपिटल जी लिखिएगा, स्मॉल जी मत लिखिएगा। आप लोग यही गलतियां करते हैं कि जो नोटेशंस हैं उनको कई बार आप कैपिटल को स्मॉल में कैपिटल कर जाते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो कंसेप्ट है वो गलत निकल के आता है। तो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस कैपिटल जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे? ये कहलाता है यूनिवर्सल। बेटा यूनिवर्सल है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट रहेगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसा करते हैं कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पहले तो यूनिट निकाल लें, फिर इसकी वैल्यू को भी देख लेंगे। चलिए अब देखिए, इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना। देखो ये आर स्क्वायर यहां चला गया और m1 m2 नीचे आ गया, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो गया। अब यूनिट देखते हैं, एफ यानी कि फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, होगी कि नहीं होगी? आर यहां पे क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉडीज, है ना। ये देखिए इन दोनों के मासेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई आर। तो आर को मेजर करेंगे मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे m1 m2 मासेस हो गए, मासेस की यूनिट हो गई केजी, तो नीचे हो गया केजी स्क्वायर। तो g की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ -11। अब यूनिट तो हम लोगों ने निकाली ली है, तो न्यूटन को n लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आहा, ये वैल्यू आ गई। और इसको लाल डब्बे में डाल दें, मजा आ जाएगा। ये देखिए लाल डब्बे में डाल दिया। लाल डब्बे का मतलब थोड़ा सा ऊपर खिसका दे। हाँ, लाल डब्बे का मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो याद नहीं करनी है, लेकिन आप जब सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो बेटा बार बार इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो याद हो जाती है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल को बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मेरे साथ साथ करिए, आप देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि अभी याद कर लें साहब, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जब आप न्यूमेरिकल करोगे 2-4 बार आप इस वैल्यू को लिखोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप इसकी यूनिट याद हो जाएगी। ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया कि यूनिट और कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की। तो मेन जो फॉर्मूला हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आया, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आ गया। इसको हम यहाँ पे इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो अब हम नंबर डाल दें, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। और ये वैल्यू जो हमने निकाली ये 2 को मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन फॉर्मूला है। अब देखिए इसी को कई बार हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या मतलब क्या होता है इस इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ये भी देख लेते हैं।
इनवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि इनवर्सली यानी कि प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही हो गया ना, तो तभी हम ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब एक्चुअल में कि एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। ये जानने वाली चीज़ है। तो इसको कई बार इसी लॉ को भी हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ये भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई थोड़ी सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं। चलिए आगे का कंसेप्ट समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन खींच दें ताकि क्वेश्चन के नीचे हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकें, और ये हमने सॉल्यूशन कर दिया। चलिए बेटा देखिए, आप लोग अभी 9th क्लास में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल को बड़ा सिस्टमेटिकली करा जाए। न्यूमेरिकल को करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो हम वो चीज़ें लेंगे जो गिवन है, तभी हमारा दिमाग काम करेगा कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज 1 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन गिवन है। अब कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड हाफ, यानी कि नई डिस्टेंस अगर R2 है, ये अगर R1 यानी कि पुरानी डिस्टेंस का हाफ हो जाए तो नई फोर्स निकालनी होगी। तो पुरानी फोर्स अगर F1 1 न्यूटन है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फोर्स बिटवीन टू बॉडीज 1 न्यूटन है और यदि उनके बीच की डिस्टेंस जो पुरानी डिस्टेंस है उनको अगर हाफ कर दिया जाए, यानी कि नई डिस्टेंस R1 का हाफ कर दिया जाए, तो नई फोर्स क्या होगी, ये निकालना है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए चलिए करते हैं। तो F1 यानी कि पहली बार फोर्स, बेटा G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मासेस हो गया M1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर, यानी कि जब उनके बीच की डिस्टेंस R1 थी तो फोर्स F1 थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और ऐसे ही अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, यानी कि F2 फोर्स चेंज हो गई जब उनके बीच की डिस्टेंस R2 हो गई। बेटा क्लियर है, मासेस सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम है, सिर्फ डिस्टेंस की वजह से फोर्स क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हम निकालेंगे क्या, डिवाइडिंग है ना, डिवाइड कर देंगे दोनों को, बस और क्या करना है, डिवाइडिंग 2/1 बाई इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। तो F2 अपॉन F1 ये कर दिया। अब आप देखिए क्या होगा बेटा, बड़ा सिंपल है। इतने तो आप लोग होशियार हो और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, तो इतने होशियार हो कि क्या बताएं, और बड़ी जल्दी कर लोगे, मुझसे पहले ही कर लोगे, मुझे पता है आप जब मेरे साथ साथ कर रहे हो तो मुझसे पहले ही कर लोगे। अपॉन, अरे ये G1 नहीं है, G है, GM1 M2, ठीक है, और नीचे भी GM1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। तो F2 बाई F1, अब ये सबसे ऊपर चला गया R1 स्क्वायर और नीचे हो गया R2 स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि R2 बराबर R1 बाई 2 हो गया, तो बेटा F2 बाई F1 बराबर R1 स्क्वायर, और R2 की जगह R1 बाई 2 लिख देंगे। तो चूंकि R2 का स्क्वायर है तो R1 स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। कोई दिक्कत, तो ये और ये खात्म खुत्था हो गए। तो F2 बराबर 4 F1 आ गया। यहाँ से
F2 की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई। क्यों? क्योंकि F1 तो 1 न्यूटन है। अब इसको, ये आंसर हमारे पास आ गया, इसको लाल डब्बे में डाल दें, मज़ा आ गया। आहा हा, ये सॉल्यूशन आ गया। और देखिए बड़ी इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को करते चलिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आसान आसान चीज़ें हैं। चलिए आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं और कुछ बातें सीखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ सीखा है ना बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ग्रेविटेशनल हमने फोर्स का जो लॉ सीखा, आइए इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे हम पहले तो एक लाइन खींच लेंगे। ये बात, मज़ा आ गया। अब आगे की बात करते हैं, और ऐसा करने से पहले तो एक डायग्राम बना लें छोटा सा, है ना। ये देखो छोटी छोटी 2 बॉडीज बना लेते हैं। ये बड़ा कर दें क्या? ठीक है, बड़ा ही कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा, मज़ा आएगा। आहा, ये देखिए बड़ा कर दिया, और इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, बेफालतू में यहाँ पे आ गया, और ये बड़ा भी कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी बना लेते हैं, और ये देखिए सेंटर से दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई, जैसा कि आप जानते हैं r, और ये हो गया m1 और m2। ठीक, अब जो हम लॉ के बारे में बात कर रहे थे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यहीं पे डाल लेते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स करके, इम्पॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब पहला जो बात है वो क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, यानी कि इट इज ए 2 बॉडी इंटरैक्शन, 2 बॉडी का इंटरैक्शन है, 2 बॉडी के इंटरैक्टिव फोर्स से रिलेटेड है। और एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, न्यूटन्स 3rd लॉ, कि एवरी बॉडी एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गया। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज कर लो कि ये बॉडी m1 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक, और ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो अब देखिए इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसका डायरेक्शन तो ये होगा ना, बोलो बेटा, m1 के ऊपर फोर्स इधर लगेगी, क्योंकि m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। बोलो कोई दिक्कत? फोर्स 1 पर किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो F12 जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 बिकॉज ऑफ 2। तो 2 जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये हो गई। अट्रैक्टिव फोर्स है तो बेटा खींचेगा, m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो m1 के ऊपर जो फोर्स लगी वो F12 हो गई। बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम F12 को क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? बॉडी 2 की वजह से। बिल्कुल क्लियर है ना? मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही बताइए कि M2 पर कौन फोर्स देगा?
m2 पर m1 फोर्स देगा। तो उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए अब हमने एरो बना लिया, किसके लिए बना लिया, m2 के लिए। तो अब आप बताइए जल्दी से क्या होगा, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 हो गया। अब सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स देगा वो फर्स्ट बॉडी देगी, ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, m1 की तरफ होगा। तो यहां पे हम लिख दें, आहा मजा आ जाएगा, F21 जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑन बॉडी नंबर 2 बिकॉज ऑफ क्या, बॉडी नंबर 1। क्लियर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से यही फोर्स जिसको हम F से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, माइनस काइकू कर दिया। देखो बेटा, माइनस इसलिए किया क्योंकि फोर्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है ना बेटा। तो देखो अगर राइट साइड की डायरेक्शन को हम प्लस ले लेंगे तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन माइनस हो गई ना, वैल्यू दोनों की सेम है और इसीलिए इक्वल टू का साइन हो गया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बेटा ये बात समझ में आ गई। तो फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये टू बॉडी इंटरैक्शन होती है। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कहता है, दूसरा पॉइंट देख लेते। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसको लिखने के लिए तो सबसे पहले तो एक छोटा सा पार्टीशन बना लेंगे, कोई बात नहीं, छोटा सा ही बना लेंगे। चलो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एट एनी डिस्टेंस, एनी फाइनाइट डिस्टेंस कर रहे हैं। फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी कर दोगे तो फिर भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आर क्या हो जाएगा वहां पे, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो फाइनाइट डिस्टेंस होगा वहां पे एग्जिस्ट करेगी। बॉडीज जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में हो, मतलब एक दूसरे के साथ टच में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉडीज, है ना। द बॉडीज नीड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को टच ही करें, और दूर दूर रह के भी वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है साहब, है ना। इससे कुछ मुझे याद आ रहा है कि जैसे जब सगाई हो जाती है तो अट्रैक्शन, दूर दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अट्रैक्शन बना रहता है, वैसे ही वाली चीज़ें हो गई कुछ। ठीक है साहब। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, द बॉडीज नीड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो थर्ड पॉइंट हम वही चीज़ लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज क्या, जिसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा कि आप जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मतलब हायर द वैल्यू ऑफ आर लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना। तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स स्क्वायर लॉ के रिलेटेड फीचर्स। चलिए आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर की शुरुआत कर दी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स
के बारे में बात करी और हमने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल फोर्स के बारे में भी बात कर ली, Gm1m2/r²। इसी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर ली, एक छोटा सा हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया और फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में भी बात कर ली। अगली क्लास में हम इससे आगे फर्दर बात करेंगे बेटा, लेकिन हमेशा मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले, जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखें तो उससे पहले ये लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। बस आप इतना करिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ साथ काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।